दोस्तों, आज की कहानी है तकलीफ। ललिता जी ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपनी विधवा बेटी उर्मिला को दे दिया ताकि उसके सर पर छत रहे। लेकिन जब उसके बेटे मधुबन को पता चला तो उसने बहुत हल्ला मचाया और गुस्से में ललिता जी को इतना मारा कि उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई और कहने लगा, बहन से संपत्ति वापस लेकर दो वरना इसे भी मार दूंगा। जब यह सब उर्मिला बहन ने देखा, उसने संपत्ति अपने भाई मधुबन के हवाले की और माँ को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगी। और वहाँ दर्द के कारण ललिता जी के कहरने की आवाज़ आती तो लोग मधुबन को बड़ा बुरा भला कहते। यूं ही कुछ दिन तकलीफ़ों के बाद ललिता जी दुनिया से चली गई तो उसकी बेटी भाई को बताने गई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप गई, क्योंकि वहाँ पर फोन आज ललिता देवी जी के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। वह हक्का बक्का खड़ी थी। मधुबन ने चौंक कर माँ की ओर देखा और जमीन पर पड़ा हुआ फोन उठाकर कान से लगा लिया। लाइन कट चुकी थी। दूसरी ओर से कोई ना बोला। मधुबन हेलो हेलो करता रहा। उसने माँ की ओर देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक ही उसने एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर बैठकर रोने लगी। मधुबन नासमझी की हालत में माँ को देखता रहा। आखिरकार उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई। क्या बात है माँ, क्या था फोन पर जो तू इतना सदमा लेकर बैठ गई है और रोने पीटने लग गई है? क्या हुआ, क्या हुआ? बहन कहीं फिर से तो अस्पताल नहीं पहुँच गई? मधुबन के स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। ललिता जी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा मगर कुछ ना बोली। मधुबन को और अधिक बुरा लग गया। उसने थोड़ी देर बाद फिर से यही सवाल किया तो ललिता जी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे। उसे बताया, तेरे बहन का पति का देहांत हो गया। कुछ देर पहले यही समाचार देने के लिए उसके ससुराल से फोन आया था। मधुबन एकदम चौंक गया। बहुत बुरी खबर थी। उसके चेहरे पर भी अफसोस फैल गया। हालांकि वह किसी भी तरह एक जिम्मेदार भाई नहीं था। ललिता जी को मालूम था बेटी के पति का देहांत हुआ है, अब वहाँ जाना ही पड़ेगा। उसने उठकर अपनी चादर उठाई, मुंह पर पानी के 2 छापा मारे और बटुआ में से 2000 रुपये निकालकर, उसके पास भी यही जमा पूंजी थी। मधुबन तिरछी नज़र से माँ को देख रहा था मगर कुछ ना बोला। बेटी का घर दूर गांव में था। इन लोगों को बस से वहाँ जाना था। जाते कम से कम 5 घंटे का लग गए। जिस समय ललिता जी विधवा बेटी के ससुराल में पहुंची, वहां पूरे घर में दुख फैला हुआ था। दामाद का शरीर आंगन में रखा हुआ था और बस ललिता जी का ही इंतजार हो रहा था। वह एक बार आकर दामाद का चेहरा देख ले तो अर्थी उठाई जाए। ललिता जी थके थके कदमों से अर्थी के समीप जा पहुंची। पास ही उनकी बेटी बैठी रो रही थी। ललिता जी का दिल दुख से भर आया। वह गिरने के अंदाज में बेटी के पास बैठ गई। उसका सर अपने हाथ साथ लगा लिया। माँ का सहारा मिला तो बेटी और ज़्यादा रोने लगी। ललिता जी ने एक दुख भरी नज़र पास खेलती हुई उस 3 छोटी छोटी बेटियों पर डाली जिनके सर से उनके बाप का साया उड़ गया था। मगर भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर था। थोड़ी देर बाद लाश उठाई गई। घर में कोहराम मच गया। ललिता जी बड़ी मुश्किल से बेटी को संभाल रही थी। वह किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था मगर जैसे ही अगले दिन आया, ललिता जी को बेटी के ससुराल वालों के तेवर बदले बदले से दिखाई देने लगे। वह जहाँ बैठी वहाँ से लोग उठ जाते। किसी से बात करना चाहती तो वह जवाब ना देता। ललिता जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। बात सामने तब आई जब चौथे दिन ललिता
जी ने वापसी का इरादा किया तो अपनी बेटी को देखकर रो पड़ी। जब उनकी बेटी के साथ कमरे में अंदर आई, समधन बहन, अच्छा किया जो जाने की तैयारी कर ली, यहाँ अब रखा ही क्या है, मगर जाते हुए अपनी मनहूस बेटी को भी साथ लेते जाना। अच्छा भला जवान मेरा बेटा था जिसे खा गई, और बदले में क्या दिया, तीन तीन बेटियां, और इनकी जिम्मेदारी की गट्ठर को पहले और बड़ा करे, फिर उनकी शादियां करे और लाखों का दहेज भी दे। हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है। अब अपनी बेटी और उसकी बेटियों को यहाँ से ले जाओ, हमारे पास उन्हें पालने की कोई व्यवस्था नहीं है। ललिता जी ने हक्का बक्का रह गई। उसने एक नज़र देखा, तीनों बेटियां चारपाई पर बैठी थी। सास ने पहले उससे सब कुछ कह दिया था। ललिता जी ने कुछ कहना चाहा कि यह घर उसकी बेटियों का भी है और इसमें उनका भी हिस्सा है, मगर उसकी समधन एक चालाक औरत थी और बदतमीज भी। इन सब ने मिलकर ललिता जी को और विधवा बेटी को पति के मरने के चौथे दिन मासूम बेटियों समेत घर से निकाल दिया। ललिता जी की बेटी को लेकर बस में आकर बैठी तो उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। उनका बेटा मधुबन नाक भवें चढ़ाता हुआ लगातार बातें सुन रहा था। उसका कहना था कि घर में पहले ही गरीबी और जिम्मेदारी का बोझ है, ऐसे में एक विधवा बहन अगर आकर बैठ गई तो घर का खर्चा चलाना और भी कठिन हो जाएगा। ललिता जी ने उसे भगवान की सौगंध देकर चुप करवा तो दिया, मगर वह जानती थी यह खामोशी सिर्फ घर जाने तक ही है। मधुबन बचपन से ही बदतमीज था और अब तो जब से घर की भागदौड़ उसके हाथ में आई थी, वैसे ही किसी को कुछ कहना ना समझता। ऊपर से उन्हें घर में बैठी हुई बहू का भी ख्याल था और उनका ख्याल सच साबित हुआ। जैसे उन्होंने बेटी के साथ घर में कदम रखा, सामने खड़ी बहू की नाक चढ़ गई। माँ सिर्फ खुद आई है, बल्कि इन मुसीबत को भी साथ ले आई है। भला बताओ, अपना खाना पूरा नहीं होता, अब क्या उनके मुंह में भी रोटी डालनी पड़ेगी। भला कोई लॉर्ड गवर्नर है मधुबन जो माँ उन्हें साथ ले आई। ललिता जी की बहू ने बातें सुनानी शुरू कर दी। ललिता जी खामोशी से बेटी को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसने बेटी से कहा कि वह मधुबन और उसकी पत्नी के मुंह ना लगे, मगर आखिर एक घर में रहते हुए ऐसा कैसे संभव था। मधुबन की पत्नी ने अपनी ननद को नौकरानी समझ लिया। उसने घर भर के काम उसके हवाले कर डाले और खुद सारा दिन चारपाई पर बैठी रहती, लेकिन उसके बाद भी उसे चैन ना था। वह जाते जाते उसे ताने सुनाती कि वह उन पर बोझ बनकर बैठ गई है। न सिर्फ वह बल्कि मधुबन भी आते जाते समय बस यही एक बात कहता कि बहन के आने से उसके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। ललिता जी यह सब कुछ देख रही थी, मगर कुछ नहीं कह पाती। उसकी बेटी दिन रात आंसुओं के साथ रोती रहती। जवानी में ही उसकी सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। ललिता जी ने रिश्ता देखने की कोशिश की, मगर एक तो गरीबी, दूसरे तीन तीन बेटियों का सहारा। ललिता जी की बेटी के लिए कोई अच्छा वर ना मिल सका। सारी जिंदगी भाई के घर में ही बैठकर गुजारा करना पड़ेगा, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, मगर इसका कोई हल भी तो नजर नहीं आ रहा था। इन्हीं सोचों ने उसे दिन रात खाना शुरू कर दिया। एक दिन जब एक कप टूटने पर ललिता जी की बहू ने भी उसकी बेटी को बातें सुनाई, यहाँ तक कि पास पड़ा हुआ जूता भी उठाकर उसकी ओर उछाल दिया। तब ललिता जी का दिल पूरी तरह से दुख गया। इतना ही नहीं, उसे अपने सीने में भाई और दर्द सा महसूस होने लगा और वह अचानक ही अपने सीने को पकड़कर नीचे की ओर झुकती चली गई। माँ की हालत देखकर बेटी दौड़कर उनके पास आई, मगर बहू नफरत से सर खुजाते हुए कमरे में चली गई। बेटी ललिता जी को
लेकर किसी न किसी तरह पास के सरकारी अस्पताल में पहुंची, जहां पता चला कि ललिता जी को दिल का दौरा पड़ा है। सरकारी खर्चे पर ललिता जी का इलाज कुछ दिन तक तो चला। मधुबन एक बार आया और फिर कामकाज का बहाना करके दोबारा उसने अस्पताल की शक्ल भी ना देखी। ललिता जी की बेटी माँ का ख्याल रखती और 3 छोटी बेटियों के साथ अस्पताल में भी पड़ी रहती। कुछ दिन बाद जब ललिता जी थोड़ी ठीक हुई तो अस्पताल वालों ने भी छुट्टी दे दी और वह अपनी बेटी के साथ घर आ गई। मगर उसने फैसला कर लिया था उसे क्या करना है। जितने दिन वह अस्पताल में रही किसी ने उसकी खबर नहीं ली। उनकी बेटी की उन्हें पता था। जैसे उन्होंने आंखें बंद की बेटी के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वह मरने से पहले अपनी इस विधवा बेटी का कोई ना कोई प्रबंध कर देना चाहती थी, मगर उसके हाथ में कुछ ना था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक मकान था जो उसके पति ने मरने से पहले उसके नाम किया था। मगर वह जानती थी कि किसी भी हाल में यह मकान अपनी बहन के नाम नहीं होने देगा। उसने कुछ करना था, चोरी छुपे के ही करना था। एक सुबह जैसे ही मधुबन घर से निकला, ललिता जी ने और अपने घर में कागज छुपाए और घर से निकल गई। उसने किसी को कुछ ना बताया। वह सीधे वकील के घर की ओर चल दी। कुछ ही देर के बाद वहां बैठी जमीन के पेपर से अपनी बेटी के नाम करवा रही थी। वकील ने सारी कागजी कार्यवाही कर दी और फाइल बनाकर उनको साथ में दे दी, जिसके अनुसार अब वह मकान ललिता जी की बेटी का था। ललिता जी फाइल हाथ में उठा और उसे अच्छी तरह से छुपा लिया। इस पूरी कार्यवाही में उसे काफी घंटे लग चुके थे। वकील उनका पुराना जानने वाला था, इसलिए सारा काम जल्दी हो गया, वरना आमतौर पर ऐसे कामों में महीनों लग जाया करते थे। ललिता जी मकान से संबंधित पेपर चादर में छुपाए जिस समय घर पहुंची, शाम का अंधेरा फैलने लगा था। घर में आते ही वह चौकसी गई। घर के आंगन में भीड़ जमा थी, बच्चे खेलते और फिर रहे थे और बच्चों में से एक बच्चे पर उसकी नज़र पड़ी तो उसे समझ आया कि घर में कोई आया है। वह ठंडी सांस लेकर रह गई। उसकी बहू के मायके वाले आए हुए थे। सारी बहनें अपने बच्चों, यहाँ तक कि अपने पतियों के साथ आई हुई थी। ललिता जी को अफसोस हुआ, आज सारा दिन उसकी बेटी को जानवरों की तरह काम करना पड़ा होगा। घर की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। ललिता जी ने फाइल को अपने सीने से लगाया और तेजी से कमरे की ओर बढ़ी। लोगों की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने ललिता जी को नमस्ते किया, मगर कुछ नहीं तो नमस्ते करने की भी जरूरत न महसूस की। ललिता जी चाहती थी कि जल्द से जल्द पेपर्स फाइल अंदर कमरे में पहुंचा दे, मगर इससे पहले कि वह कमरे तक पहुंच पाती, अचानक वह ठिठक कर रुक गई। किचन के ठीक सामने वाली चारपाई पर उसकी बहू का भाई बैठा था, जो मानसिक रूप से पागल। जबरदस्ती कॉटन का सफेद सूट पहना कर वह बिठाया गया था। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि ललिता जी की बहू अंदर से अपनी ननद को पकड़े बाहर ला रही थी और उसने लाल रंग का दुपट्टा उड़ा रखा था। ललिता जी बहू के ऊपर और नीचे सांस रह गई। तभी उसकी बहू की एक बहन लपक कर, ललिता जी मुबारक हो अम्मा, हमारी बहन ने आपके घर का बोझ अपने सर पर ले लिया है। हम अपने भाई से आपकी बेटी की शादी कर रहे हैं ताकि इस विधवा बेचारी को थोड़ा आराम हो जाए। ललिता पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी बहू का भाई किसी काम का नहीं है। वह अपने होशो हवास में भी नहीं था। शादी जैसी जिम्मेदारी कैसे निभाते, इस समय भी उसके मुंह से लार बह रही थी। ललिता जी ने तुरंत आगे बढ़ी और उसने अपनी बहू को जोरदार धक्का देते हुए अपनी बेटी से दूर कर दिया। सारे घर में एक सन्नाटा सा छा गया। क्या कह रही हो माँ? आखिर आपको परेशानी क्या है? मुझे पता था आपने आने से पहले या काम ना हुआ तो
आप जरूर रोड़े अटका देंगी। इस मुसीबत को यहाँ रख कर आपने इसका अचार डालना है। अगर इसकी शादी हो ही रही है तो भगवान का धन्यवाद करो, कम से कम इसे एक तो छत तो मिलेगी ना। मधुबन एक कोने में गुस्से में पुकारता हुआ बाहर निकला था। ललिता जी की आंखों में खून उतर आया। उसका दिल चाहा आगे बढ़कर अपने बेटे का मुंह नोच ले। अपनी बहन को मुसीबत और बोझ कह रहा था। उसकी बेटी सिसकियां लेकर रो रही थी। ललिता जी ने उसके सर पर हाथ रखा और एकदम मुड़कर मजबूत स्वर में बोली, तुम में से किसी को उसकी छत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी माँ जिंदा है और मैं इसका प्रबंध कर दिया है। इस घर से अब इसे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं यह घर अपनी बेटी के नाम कर दिया है। ललिता जी की बात सुनते ही सबको सांप सूंघ गया। सबसे ज्यादा बुरी हालत तो मधुबन की थी। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ा। क्या कह रही हैं माँ आप? मधुबन माँ से सवाल किया तो उसके सीने से लगाई हुई फाइल एकदम मधुबन के सामने पलट दी। झूठ नहीं कह रही हूँ मैं इस मकान के कागजात अपनी बेटी के नाम किए हैं। उसके चेहरे का रंग बदलता चला गया। सब आपस में फुसफुसाने लगे थे। ललिता जी खुश थी, इसलिए अपनी बेटी को बचा लिया, मगर यह उनकी भूल थी। अचानक ही मधुबन के हाथ में पड़ी फाइल जोर से जमीन पर पटकी और जोर से दहाड़ा। नहीं मानता इस पेपर्स को और ना ही मानता हूँ इस घर में बहन का कोई हिस्सा। अगर आपने अभी और इसी समय यह मकान इसे वापस ना लिया तो मैं आपको जान से मार डालूंगा और साथ में इसे भी। मधुबन के मुंह से जो गालियां निकालना शुरू हुई तो रुकना मुश्किल हो गया। मधुबन की पत्नी बढ़ चढ़कर उसका साथ दे रही थी और हाथ नचा नचा कर दोनों माँ बेटियों को बातें सुना रही थी। उसने मधुबन को गुस्सा इतना बढ़ा दिया कि अचानक वह आगे बढ़ा और लकड़ी के चूल्हे में रखी हुई बड़ी सी लकड़ी उठा लिया और सीधा अपनी माँ की ओर बढ़ा। इससे पहले कि कोई उसे रोकता या ललिता जी अपना बीच बचाव करती, उसने बड़ी सी लकड़ी उठाकर ललिता जी के कमर पर दे मारी। ललिता जी पहले ही बीमारी और बढ़ती उम्र से कमजोर हो चुकी थी। लकड़ी से लगा था कि एक जोरदार चटाक की आवाज आई और ललिता जी के कूल्हे की हड्डी टूट गई। वह वहीं जमीन पर गिरती चली गई। उसके मुंह से दर्दनाक चीखें निकल रही थी, मगर मधुबन था कि उसका गुस्सा अभी तक खत्म ना हुआ था। वह अब अपनी विधवा बहन की ओर बढ़ा, वही डंडा हाथ में उठाए चीखता हुआ कह रहा था कि अभी और इसी समय इस मकान को वापस उसके नाम किया जाए, वरना वह अपनी बहन को भी जान से मार डालेगा और उसकी दोनों बेटियों को भी। उसने आगे बढ़कर अपनी बहन की छोटी बेटी को दबोच लिया। अब जो उसकी बहन की जान निकल गई, पर उसने जल्दी से पेपर उठाकर मधुबन के हवाले कर दिया और उसे कहा कि जहां साइन करवानी है करवा ले, मकान मधुबन के नाम करती है। मधुबन डंडा फेंका और उस समय दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह वकील को लेकर घर में वापस घुस आ रहा था। ललिता देवी को उसकी बेटी ने घसीट कर पास पड़ी चारपाई पर डाला था, मगर थोड़ा सा हिलने से ललिता जी के कमर में एक दर्दनाक चीख रही थी। उनके कूल्हे की हड्डी टूट चुकी थी और वह पूरी तरह से तड़प रही थी। उनसे हिलडुल भी नहीं जा रहा था, मगर मधुबन दोनों माँ बेटियों को जान से उस समय छोड़ी जब उसने एक साथ कागज पर अपनी बहन का अंगूठा लगवा लिया और वकील से कह दिया कि जल्द ही वह ऐसे पेपर्स बनवा ले जिसकी मदद से माँ की सारी जायदाद सिर्फ मधुबन के नाम हो जाए और उसकी बहन या उसके बच्चों का कोई हिस्सा नहीं होगा। मधुबन चीखता चिल्लाता
घर से निकल गया तो उसकी पत्नी तब तक चिल्लाती रही जब तक वे लोग घर से ना निकल गए। उसने ललिता जी और उसकी बेटी को मजबूर कर दिया वह अपना सामान बांध कर घर से कहीं दूर निकल जाए। ललिता देवी की बेटी ने अपने कुछ कपड़े और माँ के कुछ सामान गठरी में भरा, घर में रिक्शा वाले को बुला ले आई। उसने दर्द से तड़पती हुई माँ की रिक्शे में बैठाया और पास के सरकारी अस्पताल ले गई। अस्पताल वालों ने टूटे हुए हड्डियों की जांच की जो बहुत बुरी तरह हालत में थी। अस्पताल में पहले ही मरीजों की लाइन लगी हुई थी, इसलिए डॉक्टर से और नहीं ऑपरेशन के लिए डेट दी थी। मगर ललिता जी और उनकी बेटी के होश उड़ गए क्योंकि दी जाने वाली डेट आने में भी पूरा 1 महीना बाकी था। इससे 1 महीने के समय ललिता जी जिंदा बचती या नहीं कहना मुश्किल था। ललिता जी की बेटी की विचार कर माँ को अस्पताल से वापस ले आई। उसके पास ना तो रहने का ठिकाना ना ही कोई जगह। रिक्शा वाले को उन पर थोड़ी दया आई तो उसने उन्हें बस्ती से थोड़ा बड़ा बाहर एक खुले मैदान में उतार दी जहाँ बंजारों की झोपड़ियाँ बनी हुई थी। बंजारे तो वहाँ से जा चुके थे मगर उनकी झोपड़ियाँ अभी तक खाली थी। रिक्शा वाला चला गया तो ललिता जी ने अपनी बेटी से कहा कि वह इनमें से कोई एक झोपड़ी में अपना सामान रख दे ताकि कम से कम उसके सर पर एक छत तो हो। खाने पीने की व्यवस्था भी कहीं न कहीं से भगवान कर ही देगा। उसकी बेटी ने ऐसा ही किया और बड़ी मुश्किल से खींचती हुई माँ को अंदर ले जाकर जमीन पर लिटा दिया। ललिता जी की टूटी हुई हड्डी के कारण बहुत दर्द हो रहा था। ललिता जी की बेटी कुछ देर तो खामोश बैठी और फिर बेटियों को नानी के पास छोड़कर झोपड़ी से बाहर निकल गई। वह कुछ जानने वालों के घरों से कुछ पैसे और खाने पीने की वह चीज लेकर जब वापस होती तो आधी रात का समय हो रहा था। उसने माँ को कुछ खाना खिलाया मगर दर्द से तड़पती माँ को देखकर उसे अंदाजा हो रहा था कि अब उसकी माँ ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहने वाली। मगर जब तक जीवन लिखा है जीना तो था ही। ललिता जी की बेटी कुछ पैसे लोगों के घरों में कामकाज करके ले आई जिसे उनका गुजर बसर हो जाता है। मगर ललिता जी के कूल्हे का जोड़ खराब हो चुका था। उनका पूरा पैर सूज गया था। उसमें हर तरह की हरकत खत्म हो चुकी थी। हर समय बुखार में तड़पती रहती। ऐसा लगता वह कुछ दिनों की ही मेहमान है। दर्द से कहरती हुई उसने आवाज़ सुनकर आसपास के गुजरने वाले अंदर आते तो दंग रह जाते। ललिता जी की हालत देखकर उन्हें बहुत अफसोस होता कि जवान बेटे के होते हुए भी माँ इस हालत में झोपड़ी में पड़ी थी। ऑपरेशन की डेट आने से कुछ समय बाकी था मगर ललिता जी जितना इंतजार ना कर सकी। एक दिन जब उनकी बेटी सुबह काम काज पर जाने के लिए जागी तो उसकी नज़र माँ पर पड़ी। उनकी आंखें खुली ही थी और चेहरे का दर्द भाव फैला हुआ था। वह लपक कर अपनी माँ के पास आई मगर देर हो चुकी थी। ललिता जी के सांस खत्म हो चुकी थी, वह मर चुकी थी। ललिता जी की बेटी ने अपनी माँ की आंखें बंद की और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को बचाने की उसकी सारी कोशिशें असफल साबित हुई। वह काफी देर तक झोपड़ी में रोती रही मगर उसे आखिरकार माँ के क्रियाकर्म की व्यवस्था तो करनी ही थी और वह औरत थी, अकेले सब कुछ नहीं कर सकती थी। मजबूरन झोपड़ी में से बाहर निकली और उसने अपने भाई मधुबन के घर पहुंची। वह जानती थी कि अंदर जाते ही सबसे पहले उसे यही सुनने को मिलेगा। वह पैसे मांगने आ गई मगर आखिर उसने हिम्मत करके घर का दरवाजा खोला और अंदर कदम रख दिया। उस घर में कुछ अजीब सा लगा। पूरे घर में बर्तन बिखरे हुए थे, गंदगी बहुत अधिक थी और अंदर से किसी के कहरने की आवाज आ रही थी। ललिता जी की बेटी इधर उधर देखती हुए आगे बढ़ी। वह अपने भाई को
खोज रही थी और कमरे के पास पहुंचती है चौंक सी गई। सामने चारपाई पर एक कमजोर से शरीर पड़ा था जिसके मुंह से कहरने की आवाज आ रही थी। ललिता जी की बेटी ने आगे बढ़कर देखा और दंग रह गई। वह उसका भाई मधुबन ही था। मधुबन जब बहन को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बहन ने ध्यान से दिया तो पता चला कि मधुबन को लकवा हो चुका है और वह जवानी में भी 100 साल का बूढ़ा इंसान दिख रहा था। अभी वह भाई के पास खड़ी ही थी कि अचानक उसकी पत्नी अंदर आई। उसे अपनी ननद को देखते ही वे चौंक सी गई। फिर एकदम आगे बढ़ी और रोते हुए मधुबन की बहन के पैरों में गिर गई। हमें माफ कर दो। जिस दिन से तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से निकाला है उस दिन से मुसीबत ने हमें घेरा है। तुम्हारे भाई को अचानक लकवा का अटैक हो गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया घर में खाने के पाले पड़े हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी माँ से कहो हमें माफ कर दे, मधुबन को माफ कर दे ताकि वह ठीक हो सके। मधुबन की बहन रोते हुए कहने लगी, भाभी आप लोगों की वजह से मुझे और माँ को कितना तकलीफ उठाना पड़ा। आप जानती थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे अपने घर से निकाल दिए थे, फिर भी आप मुझे शरण देने की बजाय विधवा ननद और बूढ़ी सास को घर से निकाल दिया। भाभी आप जानती हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। फिलहाल बुझे दिल से उसने भाभी को बताया। माफ करने वाली माँ भी दुनिया में नहीं रही। वह उसके क्रियाकर्म के लिए यहाँ पर आई थी। मधुबन फूट फूट कर रोने लगा मगर वह उसके रोने का कोई लाभ ना था। ललिता जी की बेटी ने मोहल्ले वालों की मदद से माँ का क्रियाकर्म करवाया, खुद आश्रम में चली गई मगर मधुबर जिंदगी भर सजा भुगतने के लिए बिस्तर पर पड़ा रह गया। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।